देखो लास्ट क्लास में हमने जो फेज ट्रांजिशन है उस फेज ट्रांजिशन के अंदर जो लाप्लास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाली थी। मतलब कोई भी अगर पदार्थ आपके स्टेट को चेंज करता है तो उसकी स्टेट चेंज होने के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो थी वो क्या थी, dp अपॉन dt इक्वल्स टू l अपॉन t डेल v इक्वल्स टू l अपॉन t कोष्टक में v2 माइनस v1 थी। ठीक है ना। तो देखो ये इक्वेशन जो है इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर के साथ प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में जो चेंज होता है तथा आपके द्वारा जो दी गई ऊष्मा होती है उस आधार के ऊपर उसकी स्टेट किस प्रकार से चेंज हो रही है उसके बारे में इस इक्वेशन के बाद से अंदर पढ़ा जाता है। अब देखो कि मतलब मेनली इस इक्वेशन से ये चीज है कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर का किस प्रकार का चेंज हो रहा है वो हमें देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये V2 और V1 दो अलग अलग स्टेट्स के क्या वॉल्यूम है। ठीक है ना। लेटेंट हीट आपने जो ऊष्मा दी उसके कारण अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, मतलब अवस्था परिवर्तन होगा वो वाली ऊर्जा है, और टी क्या है उनका टेम्परेचर है। तो देखो जो आगे इसकी जो दो कंडीशन है मेन इंपोर्टेंट, वो दोनों की दोनों कंडीशन जो है उसके क्या है, इसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज ये कि मैंने ये भी आपको बताया था कि जो ये फॉर्मूला है इसको हम किसके रूप में भी लिख सकते हैं, रॉ के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रॉ जो होता है वो m अपॉन v के द्वारा लिखा जाता है। एकांक आयतन के जो द्रव्यमान वितरण किया गया उसके रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस फॉर्मूले को इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो इसके जो दो केस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1 नंबर में भी पूछा गया है, 3.5 नंबर में भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये दोनों के दोनों। सबसे पहला केस जो है वो क्या है, दाब का गलनांक पर प्रभाव। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट देखना है। मतलब आप दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना है। देखो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपके पास में ये, अब इसमें क्या है आपके पास में दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो क्या कि यदि V2 का मान क्या हो जाए ग्रेटर देन V1 हो जाए। गलनांक में आपको सीधा से मालूम है क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, तो उस स्टेट के चेंजिंग की कंडीशन में सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या है आपके पास में वॉल्यूम की दो कंडीशन होगी। एक तो वॉल्यूम क्या हो, V2 का मान फर्स्ट सेकंड स्टेट का वॉल्यूम क्या हो जाए, फर्स्ट स्टेट से क्या हो जाए अधिक हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने दाब लगाया उस दाब लगाने से जो ठोस है वो गलने के पश्चात या मेल्ट होने के बाद में क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, मतलब उसके अंदर फैला हो रहा है, मतलब उसके वॉल्यूम के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठोस ये गलने से क्या होगा, प्रसार होता है, उसका प्रसार बोल सकते हो, इसको डाइवर्स भी बोल सकते हो। डाइवर्स इसका होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो ठोस के गलने से उसका प्रसार होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये dp अपॉन dt का मान क्या हो जाएगा, देखो V2 क्या है, V1 से अधिक है। जब V2 V1 से अधिक है तो ये इक्वेशन जो होगी वो किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव एक वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या है, P बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, T का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। मतलब ऐसे ठोस जिनके ऊपर अगर जिनका गलनांक जो होता है वो कब बढ़ेगा, जब उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनके ऊपर लगाने वाले दाब का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई ठोस गलने के बाद में द्रव अवस्था में जा रहा है तो उस कंडीशन में अगर ठोस के अंदर जो अणु या परमाणु है उनका वॉल्यूम जो है वो द्रव के अंदर जाने के पश्चात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर dp अपॉन dt का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर के बढ़ने के कारण उस सॉलिड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास में ऐसा ठोस है जिसका वॉल्यूम क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के दौरान जो लिक्विड प्राप्त होता है उससे क्या होता है, अधिक। मतलब ठोस जिसके ऊपर दाब या जिसको
गलने के पश्चात क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाए, या फिर उसका क्या होता है, संपीड़न होता है। ठोस जो गलने के पश्चात क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, क्या हो, संपीड़ित हो, तो उस कंडीशन में dp अपॉन dt का मान क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव से मतलब क्या है, यहां से ये मतलब है सीधा कि अगर प्रेशर बढ़ेगा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। मतलब ऐसे ठोस जिनको गलने के पश्चात क्या होता है, उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, लिक्विड कंडीशन के अंदर ठोस वाली कंडीशन की तुलना में कम हो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट भी उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसकी है वो है बॉइलिंग पॉइंट की। जब क्या होता है, लिक्विड किसमें चेंज होता है, वेपर के अंदर चेंज होता है। तो जो क्वथनांक की कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, पर दाब का प्रभाव, तो ध्यान रखना जितने भी लिक्विड होंगे ना, जितने भी लिक्विड होंगे उन सबके लिए क्या होगा, V1 क्या होगा, लेस देन V2 होगा, सभी लिक्विड के लिए। सारे के सारे द्रव वाष्पित जो होंगे उनके दौरान उसका क्या होगा, प्रसार ही होगा। आप ये कह सकते हो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा ही घटेगा कभी भी नहीं। द्रव के वाष्पित होने से क्या होगा, वेपराइज होने से ये क्या हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, dp अपॉन dt हमेशा क्या होगा, L अपॉन V2 माइनस V1 इंटू टी, हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर के बढ़ने से हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मतलब कोई भी लिक्विड जो वेपराइज हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर उसके ऊपर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमेशा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें एक और शॉर्ट फॉर्मेट में एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। वैसे ये आप लोगों के पढ़ा हुआ है, ये क्वथनांक और वो हिमांक, इसके सॉरी क्वथनांक और गलनांक, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। पर इस इक्वेशन से किस प्रकार से इनमें चेंज होता है वो आप मैंने यहाँ पे बता दिया। और एक पॉइंट और है, वो है आपके त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट के बारे में आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये आपको पहले से मालूम है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन इस टाइप का होता है कि उसमें तीनों के तीनों पॉइंट जो होते हैं एक ऐसा बिंदु में प्राप्त होता है जिसके ऊपर तीनों की तीनों अवस्थाएं क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। द्रव, लिक्विड, वेपर और सॉलिड तीनों ही कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, साम्य अवस्था में या इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग सॉरी ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड के अंदर सबसे सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल जो है, आप क्या ले लो, वाटर को ले लो। वाटर के लिए जो इसका प्रेशर जो होता है ना 4.58 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो Hg के बराबर, पारद स्तंभ के बराबर लेते हो, उस कंडीशन में इसका जो बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग या कोई भी आप पॉइंट लोगे उनके ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0.01 होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो त्रिक बिंदु होता है जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ट्रिपल पॉइंट, इस त्रिक बिंदु के ऊपर क्या होगा, ऐसा ताप या दाब व दाब का युग्म जिस पर क्या हो, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या हो, साम्य अवस्था में हो तो उसे उस पदार्थ का क्या बोलेंगे, त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना।
और वाटर के लिए प्रेशर P होता है 4.58 mm एंड टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 ए एक बिंदु होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ के ये जो आपने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक आप लोगों के जो ये सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट भाग जो वो क्या होता है कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट जो है वो किसके ऊपर है, मैक्सवेल वेलोसिटी, स्पीड और पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस, ठीक है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे पार्टीशन फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट में आप लोगों को एनर्जी के साथ में पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन, प्रोबेबिलिटी के साथ में पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन और माइक्रो स्टेट्स के साथ में जो ये रिलेशन होता है उसके बारे में मैंने बताया था, किस प्रकार से माइक्रो स्टेट्स को निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर पूछा जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर आपको मालूम है एनर्जी तो आपके पास में क्या होती है, 2 टाइप की एनर्जी, एक तो प्लस के म्यू भी और एक है माइनस के म्यू भी। उसमें भी क्या कर लेता है, उसमें आपको क्या कर देगा, उसमें किसी भी परमाणु के लिए आपको क्या कर देगा, स्पिन के बारे में बोल देगा और उस स्पिन के आधार के ऊपर आपको ये बोलेगा कि अब इसकी एनर्जी को ज्ञात करो। क्योंकि आपको मालूम है स्पिन जो होती है वो क्या होती है, प्लस के 1/2 के रूप में या माइनस के 1/2 के रूप में लिखते हो। तो ये क्या होती है, अप स्पिन या फिर डाउन स्पिन के रूप में लिखते हो, ठीक है। तो उसके अंदर इस टाइप के अगर मान लो कि आपको क्या बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, देखो कि एक सिस्टम है आपके पास में, कोई भी एक निकाय है आपके पास में, ठीक है। वो निकाय जो है, उस निकाय के पास में जो स्पिन है, घूर्णन है उसका, उस स्पिन का मान क्या है 1/2 है। ये 1/2 किसके रूप में लिख सकते हो, प्लस माइनस, मतलब अप स्पिन भी हो सकती है उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल की और डाउन स्पिन भी हो सकती है। और इसके अंदर पार्टिकल कितने आपके पास में, 2 पार्टिकल है, एक तो ए और दूसरा बी पार्टिकल। और इन दोनों पार्टिकल का किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम का मान क्या है, म्यू। तो आपको इस कंडीशन के अंदर जो, अब देखो स्पिन बोल दी उस सिस्टम के अंदर वो क्या है प्लस माइनस 1/2, पार्टिकल बोल दिए 2 पार्टिकल है ए और बी, और उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जो मोमेंटम है म्यू। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन की आपको क्या करनी है, के तरीके कितने होंगे। देखो मेरे पास में क्या है, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अगर इंग्लिश यहाँ पे लिखूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरी कर्सिव राइटिंग में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस वे में समझाया है कि सिस्टम है जिसके पास में जो है उसके अंदर जो पार्टिकल है उनकी स्पिन कैसी हो सकती है, प्लस माइनस 1/2 के रूप में हो सकती है, जिसमें 2 पार्टिकल ए और बी, उनका मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जो मोमेंटम है वो है क्या है, म्यू है। और पार्टिकल के डिस्टेंस जो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस स्पिन के लिए जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी के अंदर, वो क्या होगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बड़ा ही लिखूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। अब देखो एक फॉर्मूला जो होता है ना नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का,
अगर आपको क्या दी गई हो, स्पिन दी गई हो डायरेक्ट, तो वो जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर माइक्रो स्टेट, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है, माइक्रो स्टेट। आपके पास में जो एनर्जी है इन दो अलग अलग तरीके के स्पिन के लिए, उस स्पिन के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी होगी उसके बारे में पूछा, मतलब ओमेगा का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पिन के आधार के ऊपर पूछे तो ओमेगा का जो सीधा मान होता है वो किससे निकाला जाता है, 2s + 1 की पावर n से, जहां पे s क्या होती है, पार्टिकल की स्पिन, और n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहां से ये ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 × 1/2 + 1 की पावर 2, मतलब क्या आ जाएगा 4। मतलब टोटली आपके पास में कितने माइक्रो स्टेट्स होंगे जिसके अंदर आप इस स्पिन वाले पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, 4 माइक्रो स्टेट्स हो सकती है उस सिस्टम की। मतलब उस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, मतलब घूर्णन कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो उनका मैग्नेटिक मोमेंटम आप निकाल रहे हो, तो उसके कारण जो उनको आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों पार्टिकल के लिए जो टोटल स्टेट्स आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी स्टेट की, वो कितनी होगी, 4। ये तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल गई। लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली समझना चाहोगे या फिर जो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला उससे समझना चाहोगे, तो आपको मालूम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड डी में अगर आपको पार्टिकल को क्या करना है, पार्टिकल की स्पिन को या किसी पार्टिकल को आपको क्या करना है, उसके अंदर ओरिएंटेट करना है, तो उसके जो घूर्णन को अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास में या तो अप डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर सकते हैं या डाउन, मतलब या तो आप फील्ड बी के अंदर उस पार्टिकल को क्या कर सकते हो इसी डायरेक्शन में, या फिर उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, जो फील्ड है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, ओरिएंट कर सकते हो। तो एक पार्टिकल के लिए तो एनर्जी क्या होगी, दो प्रकार की होगी, म्यू बी या माइनस म्यू बी। तो अगर आपके पास में दो पार्टिकल है तो इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है। एस स्पिन को डिनोट करता है, स्पिन, स्पिन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, चक्रण वगैरह जो भी आप पढ़ते ही हो ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह की स्पिन जो होती है उसको s बराबर 1/2, किसी की 1/2 से लिखते हैं, किसी की 1 से लिखते हैं, 0 लिखते हैं, या फिर इंटीजर या फिर हाफ इंटीजर के रूप में स्पिन को लिखा जाता है, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब। एस का मतलब यहाँ पे स्पिन है, ये ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब आपको मालूम होगा कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, देखो बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, इस मैग्नेटिक फील्ड बी को अगर आप किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो जो कि क्या कर रहा है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, म्यू है, तो उस कंडीशन में उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर रैंडमली ओरिएंटेड होंगे पार्टिकल, तो उस कंडीशन में उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर उनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेट करना है, तो आपने उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया, तो बी अप्लाई करने के कारण जो उनकी एनर्जी होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन की, वो क्या होगी, ई बराबर म्यू बी कॉस थीटा। ठीक है, जैसे कि आपके पास बी ये है, जिस तरीके से उसका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उस कंडीशन में या तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है उस पार्टिकल का, वो इसकी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, माइनस के म्यू बी, जब थीटा का मान क्या हो जाए आपके पास में 180 डिग्री हो जाए, मतलब डायरेक्शन कैसी हो, ऑपोजिट हो। दूसरी आपके पास में एनर्जी ई बराबर क्या हो सकती है, प्लस के म्यू बी, तो थीटा का मान क्या हो जाए 0 डिग्री, मतलब दोनों ही क्या हो, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। तो अब देखो, ये तो क्या है, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है एनर्जी का वो देखना है। आपके पास में कितने पार्टिकल है, दो पार्टिकल, एक और ये दो, ठीक है, दो पार्टिकल है ए और ये बी, ठीक है, इनके पास में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मतलब आपने जब फील्ड बी अप्लाई किया, ठीक है, टोटली 4 कंडीशन होगी, ये हमने पहले भी पढ़ ली। उस कंडीशन के अंदर देखो, या तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों पार्टिकल इसके साथ में एक ही डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में क्या हो जाए, ओरिएंटेड हो जाए। ठीक है, मतलब
दोनों फील्ड है, दोनों के दोनों पार्टिकल है, उनके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उनका ओरिएंटेशन, उनके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंटम का ओरिएंटेशन कैसा हो, फील्ड की ही डायरेक्शन में हो। तो उस कंडीशन में आपको मतलब जब दोनों का ही ओरिएंटेशन फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो ये जो ए और बी दो अलग अलग पार्टिकल हैं, दोनों की एनर्जी क्या होगी, म्यू बी और म्यू बी, और पूरे सिस्टम की एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 म्यू बी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे के ऐसे आप अगर इनको क्या कर दो, दोनों को ही डाउन डायरेक्शन में कर दो। ठीक है, दोनों को ही डाउन करोगे मतलब दोनों ही क्या हो जाए, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस के म्यू बी, माइनस के म्यू बी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस के 2 म्यू बी एनर्जी आ जाएगी। अब क्या हो, अब एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक तो क्या हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, लेकिन दूसरा क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, एक पहला डाउन में आ जाए और दूसरा वापस किस में आ जाए, अप वाली डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में देखोगे तो एनर्जी कैसे लिखोगी, म्यू बी माइनस के म्यू बी, माइनस के म्यू बी प्लस के म्यू बी, तो दोनों कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, जीरो। और टोटल ये आपके पास में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कितने एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 4 एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसमें एक स्टेट ऐसा होगा जिसकी डीजेनरेसी क्या होगी, जी बराबर 2, और इसकी एनर्जी ई का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस तरीके से इनका क्या होगा, 4 अलग अलग तरीकों में इस तरीके से इनका क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी ने आपके एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। देखो एक सिस्टम है, जी की वैल्यू 2 ऐसे आई कि जैसे देखो आपके पास में एनर्जी क्या थी, 2 एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, एक तो ये म्यू बी प्लस का था और एक माइनस का म्यू बी था, और एक म्यू बी प्लस का फिर माइनस का म्यू बी। इन दोनों स्टेट के अंदर एनर्जी का मान क्या है, टोटल एनर्जी क्या है पूरे सिस्टम की, 0। तो टोटल एनर्जी आपके दो कंडीशन के अंदर 0 हो रही है। जब दो स्टेट की एनर्जी सेम हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में इन स्टेट को डीजेनरेट स्टेट बोलते हो, इसलिए यहाँ पे जी का मान क्या आया था, 2 आया था। अब देखो आगे, अब एक क्वेश्चन और ये है कि आपके पास में एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्य अवस्था में, उसका प्रत्येक अणु, उस सिस्टम का प्रत्येक अणु बोलो, मॉलिक्यूल बोलो या एटम बोलो या फिर उसका पार्टिकल बोलो, ईच मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट in the 3 possible states। क्या है, टोटली 3 संभावित क्या कर सकता है, अवस्थाओं के अंदर हो सकता है। ठीक है, और उन तीनों ही अवस्थाओं के अंदर उन पार्टिकल्स के इन मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, तीनों ही अवस्था में मॉलिक्यूल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1/2, 1/3 एंड 1/6 है। अब देखो इन तीनों स्टेट के लिए इसने डीजेनरेसी वर्ड वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया। जब डीजेनरेसी नहीं यूज किया है तो इसका मतलब समझ लेना जी का मान क्या है, 1 है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में उसने बोला कि जो 3 स्टेट है उनके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, डीजेनरेसी 1 है, आपके पास में टोटल 3 स्टेट है, तो आपको क्या ज्ञात करनी है, तो सिस्टम की एंट्रोपी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंट्रोपी ज्ञात करनी है। तो देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, अभी जो लास्ट 2 क्लास थी उसके पहले, जो यहाँ पे एस का मान किसके बराबर आया था, माइनस के समेशन आई पी आई एल एन पी आई। एल एन पी आई लिखो या लॉग पी आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, टोटली कितनी है, 3 स्टेट है। यहाँ समेशन आई का मतलब क्या था कि 3 पर्टिकुलर जो अलग अलग स्टेट्स होंगी उन सबकी प्रोबेबिलिटी को मान को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे और जोड़ोगे तो आपको एंट्रोपी मिलेगी। तो यहाँ से एस बराबर, अब आपके पास में टोटल कितने, 3 स्टेट है, तो माइनस के क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, P1 ln P1 प्लस P2 ln P2 प्लस P3 ln P3। अब देखो, अब इसमें कुछ भी नहीं है, P1 P2 P3 तीनों के मान मालूम है आप लोगों को, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना और आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, मैं बता देता हूं इसका आंसर जो वो किसके बराबर आएगा, s बराबर 2k/3 ln की पावर 3 प्लस 1/2k ln की पावर 3, इसके बराबर इसका आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको खुद को कैलकुलेट करके इससे आंसर मैच करना है। अगर आपने सही ढंग से किया कैलकुलेशन तो उस कंडीशन में ये आंसर तो निकल जाएगा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। और इससे जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें क्या करेंगे हम, मैक्सवेल की जो किसी भी सिस्टम, जो क्लासिकल मैकेनिकली जो स्टैटिकली सिस्टम है, उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।